बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। प्रॉफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान को पैनामा इशू पर खामोश रहने की 10 अरब रुपए की पेशकश किसकी जानिब से की गई थी? एक बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल और तूफान खड़ा हो चुका है। सवाल यहां पर यह है कि इमरान खान ने ये बयान क्या अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए दिया? दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब इमरान खान पर शदीद बरहम हुए, अदालत जाने की धमकी भी दे डाली। दूसरी तरफ पैनामा की अगर बात करें तो पैनामा का फैसला शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात का बायस बनता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अफजल की जानिब से उन्होंने अपने नोट में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वजाहत को नामाकूल, ख्याली और मज़ाक़ खेज़ करार दिया। जजिस ने शरीफ खानदान को मजीद क्या चार्जशीट किया, ये भी आपको पढ़कर बताएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ किसानों की बात करेंगे। पंजाब हुकूमत की किसान दुश्मनी जारी, खाद हो, डीजल हो, लोड शेडिंग हो, उसका अजाब झेलने के बाद फसल की पूरी कीमत ना मिलने पर बेचारा किसान कहां जाए और आखिर किसको अपनी फरियाद सुनाए? बारदाने के हुसूल के लिए सरकारी गोदामों के चक्कर और ख्वारी रहती है। महकमा खुराक के अफसरान और आड़तियों का भी गठजोड़ नजर आता है। किसान बारदाना हासिल करने में भी नाकाम रहता है। आज बक्कर के डिप्टी कमिश्नर ने अपने बाप दादा की उम्र के किसानों को जमीन पर बिठाकर अफसर शाही की बदतरीन मिसाल कायम कर दी। इसके ऊपर भी बात करेंगे प्रोग्राम के। जब हम तीसरे हिस्से की जानिब बात करेंगे तो FIA एहलकारों से मुताल्लिक बात करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात करेंगे जहां पर FIA एहलकारों की जानिब से खवातीन पर तशद्दुद किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सो मोटो एक्शन लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजारत दाखिला और सिविल एविएशन की रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया और केस की जो समाअत है उसे खुली अदालत में करने का हुक्म दिया गया। आज इस अहम वाक़े पर कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए काबीना में होने वाली कार्रवाई की जो डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जाते जाते आपको हम एक ऐसी दिलचस्प वीडियो जो कि सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर तला महमूद साहब की है, उनसे मुतालिक हम वीडियो दिखाएंगे जिसमें लोगों को 2000 रुपए फीकस दिए जा रहे। इस सखावत की वजह क्या है ये भी हम आमिर साहब और क्लासेस साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पैनामा इशू को तो हम ज़ेर बहस लाएंगे आमिर साहब, लेकिन जो 10 अरब की पेशकश है, शरीफ फैमिली ने तो कह दिया हद की इज्जत का दावा भी दायर किया जा सकता है, सबूत तो सामने लाने होंगे। आपको क्या लगता है कि ये बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाया गया है? इमरान खान साहब में एक टेंडेंसी है कि कई दफ़ा वो काफ़ी सारी बातें बग़ैर सबूत के कर देते हैं जो कि बड़ी नामुनासिब है। ये जो बात उन्होंने 10 अरब रुपए वाली कर दी है, या तो उनके पास सबूत हो या तो अब उसके बाद वो बताएं कि जनाब इस आदमी ने इस वक्त में ये किया और वो आदमी ओन भी कर ले, वरना ये जो हवा में वो इस किस्म का छोड़ देते हैं। और इससे माजी में भी पहले धरने में दौरान में भी हम देखते थे साइड पे खड़ा हुआ कान में कुछ कह देता था, वो भी बगैर उस पर गौर किए कि वो क्या कह रहा है वो फ़ौरन कह देते थे। फिर वो 35 पंक्चरों वाली वो बात आई, वो नहीं प्रूव कर सके। काफ़ी ऐसी बात है। उनको ये ख्याल करना चाहिए कि वो एक कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उनको एक बहुत अपने आप को संजीदा, बुर्दबार, सोच समझ के बात करने वाला एक किरदार के तौर पे पेश करना है। ये इस उम्र में आप जो है ना वो एक बच्चों वाली बातें हैं कि ऐसे ही बस छोड़ दें जो एक वो, ये मेरा ख्याल नामुनासिब है। दूसरा ये कि वो इस वक्त उन्होंने ये पैनामा के अंदर बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है। उन्होंने रोज़ जाके वहाँ अदालत में बैठते थे और उसके बाद वो जो है अदालत से जो फैसला आया वो काफ़ी नून लीग के लिए हम समझते हैं कि बड़ा नुकसानदेह है और ये उनकी बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद ख़ास तौर पे इन दिनों में वो मौका ढूंढ रहे हैं कि छोटी सी कोई बात इमरान खान की नज़र आए और कहें जनाब ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, समझदार नहीं है, गैर संजीदा है। तो आजकल ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है उनको कि अपनी इस गेंस को कैपिटलाइज कर सकें। बाकी रही शहबाज शरीफ साहब की ये जो आज दोबारा उन्होंने कहा है कि मैं मुकदमा कर दूंगा, इस तरह का वो हर 3 महीने बाद एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो पहले भी कुछ अर्सा पहले की थी कि वो जनाब मैं मुकदमा करूंगा, वो भी आज तक मुकदमा ना हुआ। तो इस दफ़ा भी मुकदमा बातें कर देते हैं। कानूनी माहिरीन ने राय दी है वैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। वो कानूनी माहिरीन की जब पैनामा पे आप आएंगे मैं दोबारा बात करूंगा कि वो पिछले जो कानूनी मामलात का वकील जो सारे फारिग हो गए, नए जो वकील आ रहे हैं उस पर बाद में करेंगे। तो मैं इनकी भी कोई इतनी सीरियसली नहीं बात लेता। सही, ठीक है, ठीक है। क्लास साहब आप क्या समझते हैं? एक तो इमरान खान साहब कल जलसा करने जा रहे हैं परेड ग्राउंड में, वहीं तो नहीं कोई सबूत दे देंगे? इमरान खान साहब की ये एक बहुत बड़ा एज है उनको कि अपोजिशन और कोई बच नहीं गई।
मतलब मीडिया में जो हमारे जैसे लोग बैठे हैं कि जो ये उसको ट्रेडिशनल तौर पर समझते हैं कि मीडिया का काम जो है अपोजिशन के साथ खड़ा होना है, अपोजिशन के स्टांस को सपोर्ट करनी होती है, क्योंकि पब्लिक इश्यूज़ को या उनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो ये आके उसको अपोजिशन उसको सपोर्ट कर रही होती है। इमरान खान साहब हमारी इस सपोर्ट का जो एक हमारा नेचुरल वो अलायंस बनता है अपोजिशन के साथ मीडिया का, उसका बड़ा गैर ज़रूरी और गलत फ़ायदा उठाते हैं। सही। हर दफ़ा कोई ना कोई वो ऐसा इशू ज़रूर खड़ा कर देते हैं कि वो तोपों का रुख जो है ना कहीं और हो रहा होता है वो अपनी तरफ ले आते हैं। इसमें दाद देनी पड़ेगी कि पीएमएल नवाज इतनी डिस्क्रेडिट हुई है, उन पे करप्शन के स्कैंडल, स्टोरीज, पनामा। उसके बाद पीपल्स पार्टी एक बेहतर जमात थी, पढ़े लिखे लोगों की जमात थी, और हम तवक्को रखते थे कि अगर वो अपोजिशन का रोल अदा करती, वो करप्शन और स्कैंडल्स में ना घिरती, तो शायद इमरान खान साहब की ज़रूरत पेश ना आती। अब वो क्योंकि अब मुका के सियासत फरमा रहे हैं, वो भी अपने आप कैसे उसी हमाम में उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं, तो लिहाजा ये बच बचा के लोगों के पास, हमारे पास, मीडिया के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें कि जो एक दूसरे का पेट फाड़ने के कह रहे बातें करते हैं। जरदारी साहब कहते हैं ये करप्ट है, वो कहते हैं कि नहीं जनाब शहबाज शरीफ साहब करप्ट हैं, और हम इन दोनों पे बिलीव करते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में ठीक कह रहे हैं। सो इमरान खान साहब को ये फायदा है, अगर अदरवाइज जितने ब्लंडर्स इमरान खान साहब ने मारे हैं इस पॉलिटिक्स में, पिछले ज़्यादा नहीं दूर हम जाते, पिछले 3 सालों में इनके गिनवाए जाएं इतने ब्लंडर्स, मेरा ख्याल है कोई और पॉलिटिशियन मार बैठता होता तो शायद अब तक वो पॉलिटिक्स से साइड पे हो जाता, प्रोवाइडेड अगर इमरान खान के अगेंस्ट कोई बेहतर ऑप्शन लोगों के पास आके अवेलेबल होता। इमरान खान साहब को जितनी सपोर्ट मीडिया ने दी है, बिल्कुल ऐसा है, इनको जितनी सिविल सोसाइटी ने दी है, इनको जितनी मैं कहूँगा बाज़ इशूज़ पे इल्ज़ाम लगता है जनरल पाशा साहब जब थे उन्होंने इनको सपोर्ट दी, इनको हर एक ने आके सपोर्ट देने की कोशिश की कि खान साहब शायद कोई ही कैन मेक ए डिफरेंस। वो यहाँ उसका जाता है, ऊपर जाता है, थोड़ा सा उसका निशान पॉपुलैरिटी का ग्राफ अभी 2-4 दिन पहले आ रहे थे सर्वे, इमरान खान साहब के 2-4% बढ़ गए, तो खान साहब को अपनी पॉपुलैरिटी पसंद नहीं है कि यार ये क्या हो गया यार। उन्होंने फिर कहा नोज डाइव। फिर 100 बातें लोग आके कहते होते हैं, लोग आपको ऑफर्स करते होते हैं, बहुत सारी ऑफर्स होते हैं, मीडिया के लोगों को होती हैं। मतलब मैं अब यहाँ बैठ के बताना शुरू कर दूँ कि मुझे क्या क्या ऑफर्स होते हैं, आमिर साहब बताएं या कोई और जर्नलिस्ट बताए, ये चीज़ें आप तक आती होती हैं, ये चीज़ें पब्लिक में कहने की नहीं होती। अच्छा, या तो आप इतने बड़े समझदार होते, इतने मतलब श्रूड होते, इंटेलिजेंट होते, स्टिंग ऑपरेशन करते। मुझे दोस्त आपको 100 करोड़, मैं तो उसको ब्रोकर कहूँगा, ब्रोकर जो बड़े लोगों के दोस्त होते हैं और दरमियान में ये व्हीलिंग डीलिंग करवा रहे होते ना, वो भी पटवारी टाइप और ये ब्रोकर टाइप होते हैं, वो मिडल मैन टाइप होते हैं, और दोनों से फायदे उठा लेते हैं। कोई पता नहीं है कि इनको 10 अरब, अगर सपोजली ऑफर अगर 15 की थी तो उसने 10 की 5 अरब का वो भी कट रखना था उसने, उसके दोस्त ने। ये भी ज़हन में रखें, इस तरह के दोस्त इस तरह के डील से खुद भी पैसा आगे फायदा उठा लेते हैं। सो खान साहब जो हैं फिर अक्लमंदी फरमाते, फिर स्टिंग ऑपरेशन करते, फिर उसको कैमरे पे लेके आते, किसी तरीके 100 तरीके हैं उसको साथ बैठ के उससे बात आके पूछते, और फिर दोस्ती को कुर्बान करते कि मुल्क के मफादात जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब आपको 10 अरब रुपया लेके ख़रीदना चाहते हैं, फिर तो आपको ऐसे दोस्त की केयर नहीं करनी चाहिए जो आप तक वो पेशकश लेके आ रहा है कि जनाब आप आएँ, क्या ख्याल है, मजीद भी मिल सकते हैं। फिर तो ना वो इस मुल्क का दोस्त है, ना इस मुल्क के इदारों का दोस्त है, ना इमरान खान का दोस्त है, वो फिर अपना दोस्त है, अपना को उसमें खांचा, वो हजूर जो है, हजरत जो है, जो डील लेके आए थे, अपना खांचा लगाने की कोशिश में आप तो उनको रिकॉर्ड करते, फिर उनको दिखाते, एक उसका मिडनाइट जकाल टाइप एक ऑपरेशन करवाते उन पे। तो सब मांग रहे हैं ना, क्लास सब देना तो पड़ेगा इमरान खान साहब। इमरान खान साहब नहीं देंगे ना, उनसे किसी ने वो होना है, और इमरान खान इसी तरीके से अपने आप को डिस्क्रेडिट करवाते रहेंगे। अब मैं क्या कहूँ, इस उम्र में वो क्या कहते हैं, क्या उनमें मैच्योरिटी की हम तवक्को रख बैठे हैं। मतलब इतने सारे इश्यूज हैं जो उन पे हो, पूरे का पूरा पनामा की जो अटेंशन जो है ना इमरान खान की तरफ होगी, नॉन इश्यू की तरफ, नॉन इश्यूज की तरफ, और शर्मिंदा भी नहीं होंगे। मैं ये भी मेरी बात लिख के रख लें कि चलो थोड़े से एक होती है कि इससे सबक सीख लें। इतने टीवी पे इंटरव्यूज देते हैं जो हमने भी आपके सामने, मैंने भी किसी 4-5 दफ़ा कहा, मैं कि आका कोई दिन में थोड़ा सा अपने ऊपर, आपको अपने ऊपर रेस्ट दे लें। चले हमें तो पैसे मिलते हैं ना इस काम के बोलने के, फेयर एनफ। आपको तो बोलने के पैसे टीवी वाले नहीं देते ना। कोई हफ्ते में एक इंटरव्यू कर दें, कोई महीने में एक आध कर दें, कोई थोड़ा सा मीडिया को आप तक आने दें, कोई थोड़ा सा उन्हें लोगों को आपको मिस करने दें। खान साहब कहते हैं नहीं मुझे मिस नहीं करना, मैं आ रहा हूँ, और मैं दिन में 3-3 इंटरव्यूज, 4-4 इंटरव्यूज। साहब ज़रा जब बंदा एक बात रिपीट करते करते थक जाता है, उसको पता चलता है यार एंकर मेरी बात से मुतमिन नहीं हुआ, कोई बड़ा कोई बम नहीं फोड़ा मैंने, फिर बम फोड़ने के चक्कर में फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, मुझे फलाने 10 अरब रुपया देने की कोशिश की। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं नहीं मानता इस बात को कि नवाज शरीफ वगैरह जो हैं वो इमरान खान को 10 अरब रुपये की पेशकश करके भेजेंगे नोइंगली कि इमरान खान पर सब इल्ज़ामात लगते हैं,
करप्शन का इल्ज़ाम, पैसे का इल्ज़ाम नहीं लगता। सो इसके दोस्त ने मेरा ख्याल है इनके साथ अप्रैल फूल जैसे चल रहा है ना, शायद यकम अप्रैल को मिले होंगे तो उन्होंने अप्रैल फूल किया। हाँ साहब को अपने दोस्त बदलने की जरूरत है। इनके इर्द गिर्द काफी सारे ऐसे दोस्त हैं, दोस्तों के बदलाव की आप बात कर रहे हैं। गली मोहल्ले के वो स्ट्रीट कॉर्नर के गैंग्स ठीक है, मगर वो दोस्ती सीरियस संजीदा मशावरत नहीं दे सकते। सही है, बिल्कुल दोस्तों के बदलाव की आपने बात की, लेकिन अपने किसी कमेंट में आपने पहले नए वकीलों की भी बात की। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। ये कहानी क्या, ये तो आमिर साहब से जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अफसर साहब ने शरीफ खानदान से मुतालिक अपने नोट में उन्हें क्या चार्जशीट किया, वो भी आपको पढ़कर सुनाएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पैनामा फैसले से मुतालिक बात कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नोट तो आपके सामने पढ़ के हम सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले JIT की अगर हम बात करते हैं आमिर साहब, पुराने वकीलों ने केस सईदे पेश नहीं किया, शरीफ खानदान अब खुद पेश होने जा रहे हैं, नए वकीलों का अल्फाज आपने कहे, ये क्या कहानी है? भी आगे ये 5 वकील और छठा अगर अटॉर्नी जनरल भी, क्योंकि ख़ानदानी वकील ही लग रहे थे, तो 6 वकीलों के बाद अब शनीद ये है कि नए शायद वकील हायर किए जा रहे हैं। और उसका भी सलमान राजा साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कंफर्म किया इस बात का कि उन्होंने ये उधर पेश किया कि क्योंकि अब मामला फौजदारी का आ गया हुआ, क्रिमिनल केसेस का आ गया हुआ, पहले सिविल था, तो ये जो पुराने वकील थे क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस को डील नहीं करते, तो मुआवनत तो शायद हम में से कोई करे, तो अभी शायद नए वकील आएंगे। अब पता नहीं, ये क्लियर नहीं है कि JIT में वकीलों का कुछ रोल तो जाहिर है होगा, मगर कितना रोल होगा, किस हद तक होगा, ये अभी देखना है। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि बेंच कौन सा बनेगा, और बेंच वाले उसको ओपन रखेंगे पब्लिक के लिए, जो कि PTI कह रही है कि जनाब इसको ओपन रखें, और हमारी भी सदा है कि ओपन रखें, तो किस हद तक उसको ओपन रखा जाएगा ये भी अभी देखना है। मगर ये पक्की बात है कि एक पैनिक नून लीग के हलकों में नज़र आ रहा है कि जूं वो पढ़ते जा रहे हैं इसको फैसले को, तो उसकी मुश्किलात आश्कार हो रही हैं। और क्योंकि अब देखें मुकदमे में थ्रू आउट इतने एक साल से नून लीग का बुनियादी स्टांस ये था, ये जो तमाम उनके दानियाल चौधरी और बाकी लोग जो है ये हमेशा यही कहते थे सब कि जनाब इसमें नवाज शरीफ साहब का तो पैनमा नाम नहीं है। अब जो फैसला आया है उसमें सारे ही वो प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया है, और प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है JIT में, और ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, उसके अंदर हुदैबिया का इनडायरेक्टली खोल दिया है, डार साहब भी हैं, बच्चे भी आएंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि मरियम बीबी का नाम नहीं है, मरियम बीबी को उन्होंने सिर्फ कफालत में से निकाला है, बाकी उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर, उनके डिपेंडेंट्स और उन बेनामीदार जिनके नाम पे भी उनकी जायदादों पे शक है, तो सारे आ जाते हैं, मरियम बीबी भी आ जाती है, सबकी तफ्तीश होनी है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि ये क्या होगा। तो अभी जो है नए वकील, नया मुकदमा, एक और जो बात पे जो शनीद है वो ये कि ये भी सोचा जा रहा है कि कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि रिव्यू करवा लें। अच्छा, रिव्यू, क्योंकि जो फैसला दे चुके हुए हैं, तो एक तबका है जो ये मशवरा दे रहा है कि जनाब ये इस पे आगे तो जो फैसला अदालत का आ गया, तो JIT ने तो सिर्फ उन्हीं सवालात के ऊपर फैसला तो आ गया है, उस पर सिर्फ सबूत मांगने के जनाब ये तो आ गया फैसला, बता दें अगर कोई आपके पास रसीदें हैं तो आप जाएं रिव्यू के पास कि जनाब आप खुदा के लिए इसको बदलें, ये कहा जा रहा है। मगर उसके अंदर ख़तरा ये है कि रिव्यू करवाने में कि जनाब वो कहें जो अभी 2-3 से इनके हक में आ गए कि डिस्क्वालिफिकेशन से बच गए हैं, तो इस बात का इम्कान है कि वो कहें अच्छा ओहो, तो वो 2-3 इनके खिलाफ ना हो जाए। सही। तो ये जो अभी डिस्क्वालिफिकेशन बच गई है, रिव्यू में हमेशा ये भी खतरा रहता है कि वो भी नहीं जजेस ने दोबारा सुनना है, तो नए हालात की रोशनी में गुंजाइश नहीं है। मगर एक तबका है जो कि इस पे भी गौर करने के लिए कह रहा है, इसे लीगल प्रोविजन नहीं है, इसलिए तो कौमी असम्बली में कानून लाने की कोशिश कर रहे थे ना कि इस पे लाई जाए। अपील नहीं है, रिव्यू का हक है। अच्छा, बहरहाल मैं जो इस पे कह रहा था ना कि बाज़ दफ़ा होता ये है, जो इसमें आमिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, इनको ये कहा गया है, मैं अभी ये पढ़ूंगा इनका जस्टिस एजाजुल हसन साहब का जो उस अक्सरियती बेंच में थे, 3 मेंबर बेंच में JIT बनाने वालों में, इस बेंच ने क्या किया है, ये जो इन्होंने फैसला आया है, इन्होंने कहा जी हम कन्विंस हो के बैठे हैं, आपने झूठ भी बोले हैं। ये मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक भी है लंदन के फ्लैट से, इनके बच्चों का है, ये वहीं से रह रहे हैं, ये 1993 से, ये सब कह रहे हैं, ये सब वहीं पे ये रहते रहे, इनके बच्चे रहते रहे, उन्होंने का कतरी खत भी झूठ है। ये सारी जो चीज़ें आपने हमें बताई हम इन पे बिलीव नहीं करते। टोटल आपने वो कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी बना के आपने हमें पेश की है, आपके तमाम आर्गुमेंट्स डिसमिस किए जाते हैं। ये पांचों के पांचों का मुश्तरका ये फैसला है, ये सुनते हैं, सुन लेना जरा आगे। मैं अगली चीज सर, पांचों जजों ने रिजेक्ट किया है, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते इन चीजों को, लेकिन 3 ने कहा कि ऐसे करते हैं, हमें कोई ऐसी चीज पेश करके दें कि हम आपको बरतरफ ना करें, आप हमें कैल करें कि आपको बरतरफ क्यों ना किया जाए। हम तो कैल हो चुके हैं कि आपने झूठ बोले हैं, आपने गलत, आपने हमें आकर चीजें बताई हैं, आपने फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया, हम आपको डिसमिस करना चाहते हैं, लेकिन आपको आखिरी मौका दिया जाता है। जैसे नौकरी से नहीं निकाला जाता, बाज़ दफा आपको टर्म्स में आपको जरूरत होती है आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए कि किसी को कहा जाता है जी आपको नौकरी से क्यों ना निकाल दिया जाए, शो काज नोटिस की एक अगली स्टेप, आपको निकाल क्यों नहीं, कोई ऐसी रीजन बताए, मेरा बाप बीमार था, मैंने मेडिकल जाना था, फिर आप जाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसे करते हैं ना, या कोई और कुछ चीज बता देते हैं अपने एम्प्लॉयर के सर में इस वजह से ये मसला हो गया था, एम्प्लॉयर कन्विंस हो गया तो फेयर एनफ एक वार्निंग करके छोड़ दिया। आपने निकाल दिया कि ये शो कॉज नोटिस है, क्यों ना आपको बरतरफ किया जा रहा है। ये 5 हैं कि आप हमें कैल करें, हम तो कन्विंस होकर बैठे हुए हैं, आपके पास इस कतरी शहजादे के अलावा या और कोई स्टोरी के अलावा कोई ऐसी चीज डॉक्यूमेंट है कि हम अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएं तो जेआईटी को दे दें, हम उसका रिव्यू कर लेंगे फिर फैसला करेंगे। अदरवाइज ये पांचों के पांचों जज जो है ना ये फैसला करके बैठे हैं कि आपने झूठ बोले हैं, आपके जो चीजें हमारे सामने आई हैं हमें उन पर कोई यकीन नहीं है और ना हम उनको मानते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो हैं जो कि उसके अक्सरियती बेंच के उसके थे, इन्होंने उनसे सख्त बातें लिखी हैं जो खोसा साहब और ये जस्टिस गुलजार की हैं, जो माइनॉरिटी का उनका नोट है। ये लिखते हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब अपने नोट में, उन्होंने कहा कि कतरी खत वाज़े तौर पर बाद में आने वाला ख्याल था। इससे कोई बड़ी बात लिख सकते हैं जज के जनाब कि आपने बाद में सोचा कि अदालत को मुतमिन कैसे करेंगे, तो यू केम आउट विद द आइडिया के खत ये कतर से खत लेते हैं। वो कहते हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब के कतरी खत पर यकीन करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है, हम इस पर यकीन ही नहीं करते, जो कुछ आपने हमारे सामने ले हैं वी डिसमिस इट। अगली बात सुने, बड़ी इससे ज्यादा उन्होंने बात की, अहम बात की है। उन्होंने कहा जनाब कि कतरी शहजादे की आलमी शोहरत ये काबिल रश्क नहीं थी जिस कतरी का लेटर आप ले आए हैं, ही डजंट एंजॉय गुड रेपुटेशन। अगला लोगों के और पैसे भी कई जगह पे इस तरह का पैटर्न हो चुका हुआ है और भी अमेरिका की अदालतों को भी पैसे देने इस तरह के। उन्होंने कहा कतरी शहजादा जो है मशकूक सरमाए के बहस कई मुल्कों में जेर तफ्तीश रहे हैं जिनका लेटर लेके हैं। अब जो उन्होंने सवालात उठाए हैं वो बड़े अहम हैं। उन्होंने कहा जनाब निहायत अफसोस से कहना पड़ता है, ये जस्टिस इजाजुल हसन साहब कह रहे हैं कि टीवी पे सबूतों के बड़े दावे होते थे, अदालत में कतरी लेटर लेके पहुंच गए। अफसोस से कहना पड़ता है शरीफ खानदान सबूत देने में नाकाम रहा, लंदन फ्लैट्स बारे वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बच्चे वजाहत देने में नाकाम रहे। ये इजाजुल हसन साहब का नोट है। वजीर आजम और बच्चों की जानब से लंदन फ्लैट्स के जराए के शवाहिद बारे बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए थे। नवाज शरीफ खानदान और उनके सियासी तर्जमान हर टीवी चैनल पर गए और शवाहिद की मौजूदगी के दावे किए। शरीफ खानदान के सियासी तर्जमान और खानदान के लोगों ने दावे किए कि वो अदालत के सामने सबूत लेंगे। अफसोस और मायूसी हुई कि मुल्क की आला अदालत से दस्तावेजात और मालूमात छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। शरीफ खानदान की जानब से ज्यादातर सवालों के जवाब ही नहीं दिए गए। ये इजाजुल हसन साहब का नोट है। बस 2 बात के शरीफ खानदान ने जिन सवालों के जवाब दिए वो हमारे लिए नाकाबिल यकीन है, मानते नहीं है। जब वजीर आजम के बच्चों के वकीलों ने तस्लीम किया, वजीर आजम के बच्चों के वकील ने तस्लीम किया कि इनके मौक़िफ़ में खला हैं। जस्टिस इजाजुल हसन साहब ये अपने नोट में फरमा रहे हैं और किस तरह से चार्जशीट किया गया, जो फैसला पढ़ते जा रहे हैं कितना ये फंदा साबित हो रहा है शरीफ फैमिली के लिए, वो चीजें सामने आती जा रही। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की किसान दुश्मनी जो जारी है इस पर भी आपको बताएंगे कि किस तरह आज भक्कर के डिप्टी कमिश्नर ने अफसरशाही की बदतरीन मिसाल कायम की। हमारे साथ एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अफसरशाही की जो बदतरीन मिसाल कायम की गई कसब उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जस्टिस इजाजुल हसन साहब के इजाफी नोट से मुतालिक मजीद जल्दी से मैं हैरान हो रहा हूँ। दाद देनी चाहिए जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी और एक दूसरे को मुबारकबादें दी हैं, और मैं दाद अपने जो हमारे
रिसर्चर है किस्मत खान, उसको भी दूंगा कि मुसलसल बड़ी मेहनत करके हमने पढ़ तो ली थी, लेकिन उसको बना के ये सामने लाना एक एक पॉइंट को, किस्मत खान को दाद बनती है। इसमें इन्होंने मरहूम इसमें मियाँ शरीफ साहब पे बड़े सवालात उठाए हैं सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में। जी, उन्होंने कहा जनाब ये तो बड़े तजर्बाकार बिजनेसमैन थे, बड़े कामयाब थे, 70 सालों से माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फिर खला कैसे छोड़ गए? जो चीज़ें हम पूछ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिग गैप्स किताब के जो सफ़े गैब हैं वो गैब कैसे हुए हैं? वो लिखते हैं जनाब, ये होगा जस्टिस इजाजुल हसन साहब कि मरहूम मियाँ साहब जो हैं वो तो बड़े तजर्बाकार बिजनेसमैन थे। वो कहते हैं हम ये मान ही नहीं सकते, मुश्किल है हमारे लिए मानना कि मियाँ शरीफ जैसे बंदे ने बगैर किसी दस्तावेजी सबूत के तारिक शफी को कतर में 12 मिलियन दिरहम जो है सरमायाकारी के लिए दिए और कोई उन्होंने दस्तावेजी उसका सबूत नहीं रखा। तो इजाजुल हसन साहब कहते हैं हम तो मानने को तैयार ही नहीं है। 19 साल तारिक शफी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के कहा कि बस तुम चले जाओ, ना कागज लिए ना कागज दिए। उन्होंने कहा कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, BCCI का कोई पता नहीं है, गल्फ स्टील कैसे कायम है। तो तीसरा उन्होंने शरीफ खानदान के वकील अदालत को बताने में वो नाकाम रहे हैं कि 12 मिलियन दिरहम की आपने कतर में किन शराइत पर सरमायाकारी की। जो कतरी खानदान के साथ तल्लुकात के दावे किए जा रहे हैं शरीफ खानदान के, जो हमारे बड़े पुराने तल्लुकात थे, उसका कोई शवाहिद हमें नहीं दिए गए। उन्होंने कहा सारी कतर कहानी जो है ना 2 कतरी खत और तारिक शफी के इर्द गिर्द, उनके हलफनामों पर गिर्द उन्होंने कहा जनाब घूमती है। तो वो ये फरमाते हैं इजाजुल हसन साहब जस्टिस के जनाब तारिक शफी के हलफनामे हूँ या कतरी खतूत ये मशकूक हैं, हम इन पर यकीन ही नहीं करते। ये एक तरह का, जैसे आमिर साहब ने मुझे अभी यहाँ पे करेक्ट किया, ये फैसला है, ये 3 जजेस में शामिल थे जिनका ये अक्सरियत, उसके बावजूद भी इनका मिठाइयाँ बांटना, दाद दें, वैसे एतमाद इसको कहते हैं, इसको अब इससे ज्यादा मतलब माइल सेल्फ कॉन्फिडेंस की दाद दें कि अब्बा हजूर पे इतनी सारी चीजें अदालत ने लिख दी हैं, वो फिर भी कहते हैं। बेचारे हमारे दोस्त सलमान अकरम राजा जो है, उनका खतरी खत जो है ना कतरी, वो बुरी तरह पिट गया। तमाम पांचों जजों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए वो चल रहा था कि मरियम बीबी को उनकी रेस्क्यू के लिए आना पड़ा, ट्वीट करनी पड़ी कि नहीं बड़े अच्छे आदमी है और हमें उन पर पूरा ट्रस्ट है। बिल्कुल, एतमाद की तो बात है क्लास साहब, लेकिन ये भी कहा जा सकता है मासूमियत की भी हद है। पहले मिठाइयाँ बटी, अब बातें खत्म। फिक्रा था ना पूरा बताएं, जो उन्होंने कहा था कि मासूमियत की भी कोई हद होती है। हसन नवाज पे कमेंट कहा गया था। बिल्कुल, अब हम जरा किसानों की बात करते हैं क्लास साहब। बारदाने के हुसूल के लिए वीडियो सामने आई किसानों से मुतालिक, वो हमने देखी किस तरह से किसान की तस्दीक होती रही है। अब डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने देखा, पढ़ा लिखा नौजवान इंसानियत का एहतराम कैसे भूल सकता है। मैं अभी हमारे साथ यकूब बुजदार हैं, उसके डेरा गाजी खां के हमारे 92 के नुमाइंदे, बड़ा ज़बरदस्त नौजवान है, बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ रिपोर्टिंग करते इलाके से, अभी उनसे भी पूछते हैं जी, वो हमारे साथ मौजूद। जितना इस दफ़ा मेरा ख्याल है किसानों को साउथ में वहाँ पे लोगों को जलील होना पड़ गया ना, वहाँ पे के उनके साथ जो बुरा हशर हो रहा है। और मुझे ये बताने दें TV पे बैठ के कि हमारे भी गाँव में जो बारदाने के लिए मसाइल पैदा हुए, मैंने आमिर मतीन साहब से इनकी मिन्नत कर रहा हूँ कि इनके जानने वाले कि मुझे वहां से बारदाना ये तो ले दे, हम भी सिफारिशें ढूंढ रहे हैं। आप आमिर साहब की जनाब अली आमिर साहब की मिन्नत तरला करके कुछ सिफारिश ढूंढी है हमने, TV पे बता रहे हैं, मतलब हमारे साथ भी ये सलूक हो रहा है। वो खैर अपनी, मगर मैं एक जरूर दुरुस्त कर दूं कि ये सिर्फ साउथ ऑफ पंजाब में नहीं, पूरे पंजाब में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में बारदाने का इशू रहता है। आप ये पहले आपका दफा ज्यादा है, DG खान का बताएं, फिर हम बात करते हैं। DG खान के माए वो बताएंगे कि किसानों के साथ कितनी शर्मनाक तरीके से डील कर लिए। और एक फोटो आप देखेंगे, ये मसूफ जो बैठे ना सैयद बिलाल साहब जो है, ये डिप्टी कमिश्नर बक्कर जकूटे जिन, ये मसूफ फॉरेन क्वालिफाइड हैं। जरा इनकी तमीज, इनका तरीका, इनके अंदाज देखें। ये तस्वीर में जी, तस्वीर गोरा बहादुर की नकल करते हैं ना, गोरा तो ऐसे गोरे की तस्वीर हमारे प्रोड्यूसर ने रखी नहीं होगी, नहीं तो अभी मैं थोड़ी देर में ढूंढ के इनको भेजता हूं कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर कैमरान मिल लेंगे रेफ्यूजी फैमिली को, वो नीचे बैठे हुए थे, कैमरान उनके साथ नीचे बैठा है। और ये डिप्टी कमिश्नर गोरा बहादुर जब सब कॉन्टिनेंट होता है, ये वो नकल करते हैं। ये बेसिकली हमारी ये ब्यूरोक्रेसी ना जहनी तौर पर मरीज भी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये जहनी तौर पर पसमानदा भी है, एहसास कमतरी का भी शिकार है। ये बर्तरी नहीं है, बर्तरी होती है उनके साथ नीचे बैठता है या खड़ा कर लेते, सबको कहता है आप भी खड़े हो जाए, खड़े होकर बात करते हैं। अपने बाप दादा से ज्यादा बड़ी उम्र के ये नौजवान बाहर का पढ़ा हुआ, किसी ने मुझे कहा हार्वर्ड से पढ़ के आया है। अगर हार्वर्ड ये तलीम आपको दे रही है ना, ये तमीज दे रही है, तो इल्म बस करियो यार, हम फिर जहल ही भले सर, हमारे बाप दादा जो जाहिल थे, ये किसानों के साथ बारदाने पे हो रहा है। यकूब जरा आप बताएंगे थोड़ा सा हमें कि उधर कुछ सुना है राजनपुर में बड़ी ठुकाई की है, बड़ी उन्होंने दौड़े लगवाई हैं, अजीब व गरीब किस्म के कारनामे सारे अंजाम दिए गए हैं इनके साथ, किसानों के साथ। जी बिल्कुल, शुक्रिया पूरी मुकाबिल की टीम, सर आमिर मदीन साहब, क्लासा साहब।
जी देखें, पाकिस्तान में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, अब गंदम का सीजन चल रहा है, इतना हार्ड सीजन चल रहा है काश्तकार के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमें हुकूमत जो है वो कहीं पे भी नजर नहीं आती। बिलाल यासीन साहब इस वक्त जो दौरे कर रहे हैं वो सिर्फ कमिश्नर के ऑफिस या डीसी के ऑफिस में जो है हमें नजर आते हैं। मसवाए अगर कहीं पे जा भी रहे हैं ऑन द फील्ड तो उन्हें पहले ऐसे जगहों पे ले जाया जा रहा है जहाँ पे सब ओके की रिपोर्ट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेरा गाजी खान में जो आम काश्तकार है वो जिस तरह उसका इस्तेसाल किया जा रहा है, रात को जाके काश्तकार फूड सेंटर के बाहर बैठते हैं, रात में इस मौसम में वहां पे सोते हैं, और सुबह लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो उन्हें जानवरों की तरह हाँका जाता है। दरवाजा खोल के जो पहले अंदर घुस गया उसको मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि अंदर जो फाइलें बनी हुई हैं वो यहाँ के जो बाअसर लोग हैं, MNA हैं, MPA हैं, सरदार हैं या ब्यूरोक्रेसी के जो लाडले हैं, वो उन्हीं को बारदाना दिया जाता है। लेकिन जो आम काश्तकार है, एक आम जमींदार है जिसकी 10 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, उसको जो है उसके हाथ वो बारदाना नहीं आ रहा, और वो मजबूरी है। हम देख रहे हैं कि वो 800-900 रुपए में दाना उन्हीं लोगों को फरोख्त कर रहा है जो कि फूड सेंटर पे जाके 1300 रुपए मन जो है वो हुकूमत को देते हैं। ये जो वीडियो हम देख रहे हैं इसमें हमें बताया गया, जो आपने अपने रिपोर्ट भी की थी, कि उन्होंने दौड़े लगवाई हैं यहाँ पे कि जो सबसे पहले दौड़ के जाएगा उसी को हम देंगे। ये दौड़ते हुए जो हमें नजर आ रहे हैं, अब ये क्राइटेरिया ये बन गया है बारदाना देने का, बोरियां देने का, कि इतने किसानों को जलील करो। वो जो आपके लिए गंदम पैदा करता है गर्मी में, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरी माँ भी किसान थी, मुझे तो इन तमाम मिजरीज का पता है। तो ये कौन ये सारी चीजें करा रहे हैं? पहले हमने पिछले साल तो इस तरह नहीं देखा, इस साल क्यों हुआ है? ये कोई इलेक्शन ये करीब आ रहा है तो इन्होंने पटवारी को ज्यादा इख्तियारात दे दिए, इन्होंने कनगो को दे दिए कि आप लोगों के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बिल्कुल आप क्लासर साहब बिल्कुल दुरुस्त करें, लेकिन ये हम देखते हैं कि हर साल हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं ऑन द फील्ड, हम देखते हैं कि ये इस साल की बात नहीं है, कि हम हर साल देखते हैं कि किसानों का जो है इस्तेसाल इसी तरह किया जाता है। और ये जो अल्फाज आपने कहा है कि जिस तरह दरवाजा खुला है और उसके बाद जो किसान अंदर दौड़े, ये मैं नहीं कह रहा और आप नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के जो AC है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने रखा यही पॉलिसी है कि जो दरवाजा खुलेगा, जो भी अंदर पहले आ गया उसको, उसके बाद जो हमारी टारगेट से ज्यादा आदमी आ गए उन्हें फिर जो है वो मजबूरी में हमें पुलिस की तदुत या इस तरह उन्हें लोगों को बाहर निकालना पड़ता है। तो किसानों का इस्तेसाल जो है वो जनूबी पंजाब में हम देख रहे हैं कि डेरा गाजी खान, भावलपुर, मुल्तान, बहुत वसी इलाके पे गंदम काश्त की जाती है, लेकिन जो काश्तकार है उसका कोई पुरसाने हाल जो है नजर नहीं आता। ठीक है, किसानों का इस्तेसाल जारी है, इतनी ज्यादा तज़ीक और इजाब झेलने के बाद भी फसल की पूरी कीमत नहीं मिलती, तो बेचारा किसान आखिर जाए तो जाए कहां पर। बेहद शुक्रिया याकूब गुज़ार, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप हमें अपडेट कर रहे थे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट की, जहां पर FIA एहलकारों की जानिब से खवातीन पर तशद्दुद किया गया। इस अहम वाक़े पर कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए काबीना में जो कार्रवाई हुई उसकी डिटेल तो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर तला महमूद की भी एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। एयरपोर्ट पर जो एहलकारों की जानिब से FIA एहलकारों की जानिब से खवातीन पर तशद्दुद किया गया उसके मुतालिक तो हम आपके साथ यकीनी तौर पर शेयर करेंगे कि आज कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए काबीना में क्या कार्रवाई हुई। लेकिन इस वक्त हम आपको सेनेट के कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर तला महमूद साहब हैं, उनकी एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है, वो आपको दिखाएंगे कि किस कदर सखावत का मुजाहरा करते हुए पैसे बांटे जा रहे हैं लोगों में 2-2 हज़ार रुपए फीकस। सखावत की वजह भी जानने की कोशिश करेंगे, पहले वो आपको वीडियो हम दिखाते हैं। मेरे पास तो काम है।
वो टोकन वाले हैं तो उन्हें आने दें। गाड़ी पीछे ले आओ। खुर्शीद भाई, खुर्शीद वायरस यार गाड़ी पीछे ले। हो गया तक लेके जाएंगे क्या आपकी बस आपने तो कहता है कैसा लिखा ये वीडियो क्लिप हमने दिखाया। क्लासेस साहब, जहाँ तक मैं देख सकी हूँ नए और नोटों की गड्डियाँ थी। ईद अभी वैसे काफ़ी दूर है, सखावत की वजह क्या है? इसके ना मैंने एक तो पहली बात है कि इनको टेलीफोन किया था तला महमूद साहब को, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैंने फिर उनको मैसेज किया, मेरे पास वो भी सेव है, उन्होंने वो भी नहीं उसका जवाब दिया। 3-4 दफ़ा कॉल किया। फिर इनके सेक्रेटरी हैं ज़फ़र मरवत साहब, उनको मैंने फ़ोन किया, उनको भी मैसेज किया मैं कि इस कोई सखावत की वजह जो है ना कोई हमें कोई बताई जाए, क्योंकि 3-4 वर्जन आ रहे हैं। मैं बता देता हूँ जल्दी से। एक तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे जलसे के लिए, उनकी मजदूरी दी जा रही है कि जनाब के ये लें, लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, मतलब वर्जन एक ही। दूसरा वर्जन ये है कि नहीं जी ये बड़े नेक आदमी हैं, बड़े खुदा से डरने वाले हैं। अच्छा। और जालमों के लिए तो बहुत बड़े इंतहाई दहशतनाक आदमी हैं। जैसे इन्होंने ये पूरे फॉरेन ऑफिस को उल्टा पलटा कर दिया था, वो जो फैसल मुश्ताक अरबों रुपए का प्लान ले गया। तो वो खौफ, अगर अल्लाह का खौफ है उनको दिल में, गरीबों में पैसे बांट रहे हैं वो सारे। दूसरा ये है आमिर साहब दूर की एक शुरली लेके आए। इनका का जनाब मुमकिन है कि उनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के मुलाजमीन को पैसे दे रहे होंगे। ये वैसे इनका ताल्लुक खुशाब सरगोदे से था, मगर क्योंकि फैक्ट्री इनकी बैटरी की हरीपुर में है तो अब इनके बाद डोमिसाइल शायद वहाँ, लेकिन तो शायद हो सकता है बिजनेसमैन जो फैक्ट्री का मालिक जो है ना वो उसे वो अंगूठे भी छोटे छोटे बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, तो मजदूर तो वो डेफिनेटली नहीं है। बहरहाल हम एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि माशाल्लाह बड़े नेक आदमी हैं, ये बड़े अच्छे बंदे हैं और इंतहाई गरीब तारसा इलाके के लोगों को इकट्ठे करके उनमें ये न ज़कात के पैसे बांट रहे हैं। और इसका नवाज शरीफ के जलसे से वहाँ पे ये 2-2 हज़ार रुपये पर बंदे देने का कोई तल्लुक नहीं है। अगर कोई और वर्जन हो तो वो हमारे साथ शेयर कर दें तो हम उस पर अपने प्रोग्राम में बताएं। बहरहाल ये पाकिस्तान में अल्टीमेटली ये कहूँ ये जमहूरियत है और ये जमहूरियत का मुस्तकबिल है और ये जमहूरियत के एक वोट की कीमत है 2000 रुपये। चलेंगे आगे। ठीक है साहब, आप जरा हम FIA एहलकारों के ऊपर जाते हैं कि आज जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए काबीना में कार्रवाई हुई है उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमारे साथ रखें। ये हमें बड़ा मुश्किल केस था जो हमने ये टेकअप किया था यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद FIA के जो जिन बैठे हुए हैं बड़े बड़े जिन पर अभी तक कार्रवाई, बड़ों के खिलाफ किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने अपने ही मीडिया के जरिए एडिटेड किस्म की फिल्में चलाना शुरू कर दी थी लोगों के जहनों में डालने के लिए कि नहीं कल्परेट ये खवातीन ही हैं, इन्हीं ने इन्होंने। और बड़ा हमारी तादाद में लोगों ने कहा इनको फेंटी पड़ी है। बड़ा अच्छा हुआ, ये बहुत बड़ी क्लास थी हमारे यहाँ। ये लोग हैं अपनी माँ बहन के अलावा वो किसी को इज्जतदार नहीं समझते, वो इतना डेलिकेट पॉइंट समझ नहीं सकते कि अगर खवातीन का कसूर था भी सही आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, आप सरेआम तशद्दुद नहीं कर सकते। बाद में अरेस्ट भी करवाया इन्होंने, उनके FIR भी दर्ज करवाई। अब दो चीज़ें हुई हैं जो हमने बाद में, और इंक्वायरी रिपोर्ट में वही चीज़ें निकली हैं जो हमने आपको यहाँ पे बताई थी। अब 3 हमारे पास आ गई इंक्वायरी रिपोर्ट, 4 हैं, चारों में एक ही बात है कि लड़ाई टिश्यू से शुरू हुई है। उसने खतून ने इनसे टिश्यू मांगा ऐसे FIA एहलकार से, उसने कहा आप उसको कह तू मुझे यहाँ पे चूड़ी समझती है, वो वापस गई है, वहीं पे इनके आपस में इंट्रैक्शन हुआ है। उसने उनको बताया है दूसरी एहलकारों को कि ये ओवरसीज माँ बेटी जो है ना ये जरा बदतमीज है, जरा इनको टाइट करना है। जो आपने वीडियो में दिखाया कि वो लड़की जाती है उसे छीनती है और सारा कुछ फिल्में बना रहे हैं। आज यहाँ पे इन्होंने एविएशन डिवीजन ने एक सेनेट का जहाँ इजलास था उसमें इन्होंने अपनी वहाँ पे रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट में फाइंडिंग भी उन्होंने वही दी हैं जो हमने दी थी। उन्होंने यही कहा था, उसमें एक फर्क है, उन्होंने कहा जनाब इनके दरमियान ना वो लड़ाई हुई थी, एक दूसरे को इन्होंने फिजिकली तौर पर इनकी स्कफल हुई थी, बीट किया था, और ये कहा इन्होंने कि अपने तो इन्होंने बचाने की कोशिश की है
और जिम्मेदारान उन्हीं को ठहराया है कि FIA एहलकार नौशीला ने मुसाफिर खवातीन पर नजर रखी, वो जिस काम ने दिखाया था, और उनकी बारी आने का इंतजार किया कि खवातीन आएंगी और इनको जरा सबक सिखाएंगे। लड़ाई इन्होंने ज्यादा शुरू की, अपने डेस्क से उठ के आई और पासपोर्ट छीना और इसका बोर्डिंग पास जो है उसको इन्होंने आके वो किया है। सो उन्होंने वहां पे भी यही बात बताई है कि FIA के एहलकार जो इन्होंने पाले हुए हैं उन्होंने तशद्दुद किया है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें भी इसी तरह की बातें की गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको किया है। इतनी बड़ी से बदनामी हुई है हमारे जो OPF के बोर्ड के इसमें भी थोड़ा सा बचाने की कोशिश की गई हुई है कि उन खवातीन ने थप्पड़ मारा जिससे अदालत की तसल्ली हो रही है। अदालत ने इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुला लिया है, अदालत की तसल्ली इस रिपोर्ट से नहीं हुई। सो ये जो एक बहुत बड़ा वाकया था जिसने बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानी को दहला के रख दिया था। और इसके बाद एक हमारे OPF के चेयरमैन जो है यहाँ पे अमजद मलिक साहब, उन्होंने भी बड़ा एक प्रोटेस्ट लेटर लिखा था उनको नवाज शरीफ साहब को। अब भी ये सिर्फ 3 लोग जिम्मेदार नहीं है जो तशद्दुद हुआ है, जो आप वीडियो में देखते हैं ना, जो रोकने की कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले बैज लगा के, इमिग्रेशन ऑफिसर, ASF जो घेरा दे के खड़े हुए थे कि कोई छुड़ाने नहीं जाएगा। तो आपको याद हो OPF का जो उस अकरम हम सुन रहे थे, अकरम जो कह रहा था कि अब इनकी जान लोग इतना तशद्दुद कर रहे हो, उसको कहते चल तू नाच जा, तेरा की काम है, तू कौन होने थे करने वाला। ये सारे क्रिमिनली तौर पर ये इन्वॉल्व हैं। इनके मजरुल हक साहब जो थे, जो नैब को 65 लाख रुपए दे के आए थे, उस पर कोई नाम नहीं ले रहा कि 65 लाख रुपए दे के आप एयरपोर्ट पे बॉस लाते हैं। मैं मुख्तसरन ये कह दूं, कमेटी में ये चीज तो टेकअप हुई, हमारी नजर थी कि इसके अंदर इसके एजेंडे के ऊपर जो ये आउटसोर्स कर रहे हैं एयरपोर्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उसको भी टेकअप करना था, मगर हमारी वहाँ तसल्ली नहीं हुई है कि मेंबरान ने उसको एक किस्म का इग्नोर। या तो सारे अपोजिशन वाले भी मिले हुए थे, उसमें असद उमर भी थे, MQM की भी थे, पर किसी ने सही तरीके से पूछा नहीं कि जनाब ये क्यों दिया जा रहा है शुजात अजीम वगैरह को, और मजीद क्या चल रहा है। ये सवाल अभी रहते हैं, फॉलो अप करते रहेंगे, नजर इस पर रखे हुए हैं और इसका फॉलो अप भी अपनी आवाम तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।